हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। ऐसा है, पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन पढ़े, इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, एम्फेटिक पढ़ा और इसके अलावा रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़े। और आपने ये भी देखा कि रीड के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसका आंसर दिया जाता है। और आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंजंक्शन करते हैं तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। सेंटेंसेस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो आई हैव टॉट यू दिस टॉपिक इन कंजंक्शन, यद्यपि कंजंक्शन के अंदर मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है, बट फिर भी हम इसको एक अलग से रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, किसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करता है, यानी अपने एंटीसीडेंट से पहले आने वाला जो भी नाउन होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट्स की तरफ संकेत करता है जो इससे पहले आता है, उसको अपने कहते हैं, ये लिखा ना, इंडिकेट्स टू द नाउन्स दैट कम्स बिफोर इट, जो इससे पहले आने वाले नाउन है उसकी तरफ इशारा करता है। ये क्या कहलाता है? अपना रिलेटिव प्रोनाउन कहता है। कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? हु, विच, दैट, हुम, हुज, ये क्या होते हैं? अपने रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ध्यान देना है, जैसे आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट। अब देखो, मैं सरला को जानता हूं। अब सरला क्या है? एक नाउन है, सरला नाउन है और वो किससे पहले आ रही है? हु से पहले आ रही है। तो हु किसके बारे में बात कर रहा है? सरला के बारे में बात कर रहा है। हु जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? सरला के बारे में बात कर रहा है। तो ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में बात करे, उससे इंडिकेशन बताए, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट। आई हैव फाउंड द बैग। अब यहां बैग और विच की बात हो रही है। विच किसके बारे में बात कर रहा है? विच जो है वो बैग के बारे में बात कर रहा है ना, अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में बात कर रहा है। तो विच क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। आई हैव फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे, मुझे एक बैग मिला जो कि मैं कल खो चुका हूं। दिस इज द मैगजीन दैट, यहां दैट देखिए, ये दैट जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? मैगजीन के बारे में बात कर रहा है। मैगजीन के बारे में बात कर रहा है ना दैट किसके बारे में बात कर रहा है? मैगजीन के बारे में बात कर रहा है। तो अपने पहले से, इससे पहले नाउन आ रही है मैगजीन, ये दैट का एंटीसीडेंट हुआ, ये विच का एंटीसीडेंट बैग हुआ, हु का एंटीसीडेंट सरला हुआ। इस तरीके से अपने सबसे पहले तो ये समझा कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हु, विच, दैट, हुम और हुज। इंडिकेट्स टू द नाउन कम बिफोर इच, जो इससे पहले आते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उसको अपने कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। ध्यान देना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पर आ सकता है। और रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम भी कर सकता है। ध्यान देना है, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम भी कर सकता है, सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। तो ध्यान देना है, जो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आए या ऑब्जेक्ट की जगह पर आए वो कंजंक्शन का काम भी करता है। कैसे करता है? द बैग दैट इज देयर इज योर्स। द बैग दैट, ये दैट जो वर्ड आया वो कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, क्योंकि यहां देखिए सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है द बैग दैट है, द बैग दैट इज देयर। अब देखो, द बैग इज देयर और दैट इज योर्स। द बैग इज योर्स, दैट इज देयर, ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए द बैग इज देयर और द बैग इज योर्स, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? दैट का यूज कर रहे हैं ना, दैट दो सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है, तो इसलिए कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। और यहाँ बैग के बारे में दैट लिख रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है, ठीक है ना। इसी तरीके से द बैग दैट आई फाउंड, वही बात यहां पर हो रही है। द बैग नाउन है और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना। और यस्टरडे इज हर्स, यहां दो सेंटेंसेस भी है, सब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, वही कंजंक्शन होता है? तो द बैग, आई फाउंड द बैग,
yesterday it is hers, तो इसका मतलब आपने दैट का जो यूज किया वो कंजंक्शन के रूप में भी किया और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया। ओके, अब अपने बात करते हैं सबसे पहले हु की। हु किसके काम में आता है? सब्जेक्ट के रूप में हु को काम में लेते हैं। हुम ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है, ध्यान देना है, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है और हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। एक बात दोनों में कॉमन है कि ये दोनों जो है हु चाहे हु की बात करें चाहे हुम की बात करें, ये पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? ये यूज्ड फॉर पर्सन्स, ये पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। क्यों पर्सन्स के लिए? इसलिए पर्सन में लेडीज भी आ जाता है, बॉयज आ जाता है, मैन आ जाता है, वुमन आ जाता है, सारे के सारे पर्सन में आते हैं। बॉय, गर्ल, लेडी, जेंट्स, मैन, वुमन, टीचर, ये क्या है? पर्सन है। तो ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के लिए इसका यूज किया जाता है। और पीपल और दोज के बाद भी आप हु लगाएंगे, ध्यान देना है। पीपल आ जाता है या दोज आ जाता है तो उनके बाद भी आप हु लगाएंगे। जैसे आई लाइक द वर्ल्ड, हु हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आता है, ध्यान देना है। तो यहां हेल्प्स वर्ब है ना, हेल्प्स क्या वर्ब है, तो यहां वर्ब से पहले किसकी जगह खाली पड़ी है? सब्जेक्ट की जगह खाली पड़ी है, तो सब्जेक्ट की जगह पर आप क्या लगाओगे? हु। तो हमारा आंसर आ जाएगा हु। द बॉय, और लड़के के लिए आता है, बॉय लड़का ही है, ये क्या है? पर्सन है बॉय, तो बॉय के लिए हु का यूज कर दिया आपने। बॉय के लिए अपने किसका यूज कर दिया? हु का यूज कर दिया, तो आंसर आ गया हु। द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, दिस इज द गर्ल ऑल एडमायर, ये वो लड़की है, ये देखो गर्ल की बात हो रही है। गर्ल क्या है? पर्सन है, पर्सन के लिए किसका या तो हु लगाएंगे या फिर दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल ऑल एडमायर। ऑल क्या है? ऑल क्या चीज है? सब्जेक्ट है। ऑल जो है वो सब्जेक्ट है, एडमायर क्या है? वर्ब है। एडमायर क्या चीज है? वर्ब है। तो एडमायर वर्ब हो गई, ऑल सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब जगह किसकी खाली है? ऑब्जेक्ट की खाली है। दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर, तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हुम, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह खाली, दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह काम आता है। ओके, आई नो ऑल दोज, मैं उन सभी लोगों को जानता हूं। अब वर लिखा है, वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले किसकी जगह खाली होती है? सब्जेक्ट की जगह खाली होती है। तो आई नो ऑल दोज, और दोज के बाद ध्यान देना, दोज के बाद भी हु लगता है और पीपल के बाद में भी हु लगता है। आई नो ऑल दोज हु वर इन्वॉल्वड इन द केस, तो यहां आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? हु आएगा, ठीक है ना, यहां आंसर हु आएगा। ऐसे ही यहां पर भी हमारा आंसर क्या आ गया? हु आ गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल द पीपल, पीपल आ गया ना, पीपल, पीपल के बाद, और यहां दोज के बाद, देखिए यहां दोज के बाद, यहां पीपल के बाद, तो ऑल द पीपल हु, तो यहां क्या आ जाएगा? हु। ऑल द पीपल हु टुक द मेंबरशिप आर हैप्पी, यानी हु क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट की जगह खाली है वर्ब से पहले, क्या हो गया? हो गया ना। तो हु का प्रयोग कहां करते हैं और हुम का प्रयोग कहां करते हैं? आपको पता लगा, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं, और दोनों ही पर्सन के लिए आते हैं। पर्सन में लेडीज हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, बॉय, गर्ल, टीचर, मैडम, जो भी है, ऐसा सब हो सकते हैं। पीपल और दोज जब आ जाता है उसके लिए भी अपने हु लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज। ये हुज जो है वो पसेसिव के रूप में यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी और पर्सन्स के लिए भी। कई बार इसका यूज लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जो सजीव नहीं होती, उनके लिए भी यूज किया जाता है, पर्सन्स और एनिमल्स के लिए। और मैं मेन बात आपको बता देना चाहता हूं कि हुज भी पर्सन के लिए ही आता है, बस हु, हुम, हुज तीनों के तीनों पर्सन के लिए यूज आते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं कैसे आते हैं ये। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसके माता पिता, पेरेंट्स, हैव डाइड, पेरेंट्स, तो जिसके माता पिता मर चुके हैं, जिसके लिए मतलब उसका पोसेशन है उस लड़के का, तो हुज पेरेंट्स। तो ये बॉय क्या है? पर्सन है, पर्सन के लिए हुज शब्द का यूज किया गया, पर्सन के लिए हुज शब्द का यूज किया गया पसेसिव केस में। ओके,
नेक्स्ट देखिए, अ गर्ल हुज हेयर इज कर्ली, तो जिसके बाल काले हैं तो हुज हेयर, यहां गर्ल क्या है, पर्सन है, पर्सन के लिए आपने क्या लगा दिया, हुज लगा दिया। ओके, द सन रेज गिव्स अस लाइट इज अडोर्ड लाइक गॉड, सूर्य जो हमें प्रकाश देता है उसकी पूजा भगवान की तरह होती है, मतलब सूर्य को यहां पर सोनिफिकेशन किया गया है ना, इसलिए यहां पर हुज लगा रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन जहां करे वहां हुज लगाएंगे। सन क्या है, वैसे वस्तु है, निर्जीव है, तो इसके लिए भी हमने क्या लगा दिया, हुज, जहां पर पर्सोनिफिकेशन हो तो वहां पर अपने हुज का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट है, द डॉग कलर इज व्हाइट हैज बिकम मैड, वो पागल हो गया है, जिसका कलर मतलब द डॉग, जिसका कलर, जिसका को क्या लगाएंगे, हुज, वो पागल हो गया। यहां भी पर्सोनिफिकेशन वाली सी बात होगी कि वो पागल हो गया है, उसको पागल ज्यादातर आदमी होता है, तो यहाँ डॉग जानवर है, फिर भी उसके लिए अपने किसका यूज कर रहे हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। तो हुज का प्रयोग, हुज कलर, जिसका कलर, हुज रेज, जिसकी किरणें, हुज हेयर, जिसके बाल, हुज पेरेंट्स, जिसके माता पिता, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर पसेसिव के रूप में हुज का यूज किया जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला सेंटेंस देखिए, विच इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, याद रखना है इसको, नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव होते हैं और जानवर होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे, द बुक, अब आगे क्या भरेंगे, विच भरेंगे, क्यों भरेंगे, क्योंकि बुक क्या है, निर्जीव वस्तु है, बुक क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, विच आई परचेज यस्टरडे इज यूजलेस, जो मैंने कल परचेज की थी वो यूजलेस है। द डॉग, ये डॉग क्या है, जानवर है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, विच, द डॉग विच वॉज कॉट बाय द म्यूनिसिपलिटी हैज डाइड, जो म्यूनिसिपलिटी ने डॉग पकड़ा वो मर गया, यहां भी विच। हाउस इनएनिमेट थिंग है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव वस्तु है, तो अपने क्या लगाएंगे, विच, तो यहां पर भी क्या लगेंगे, विच लगेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना, विच का प्रयोग कहां करते हैं, विच का प्रयोग कहां करते हैं, निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। कर लोगे, इस तरीके से आपको करना है कि निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ विच एंड प्रीपोजिशंस। अब विच भी आ जाए तो प्रीपोजिशन कहां लगाएंगे, ध्यान देना है, जो प्रीपोजिशन लगा करके हम विच का अर्थ बदलते हैं वो प्रीपोजिशन हमेशा विच से पहले लगता है, कभी भी लास्ट में नहीं लगता, ये भी याद रखना है। दिस इज द मैगजीन, ये वो पत्रिका है, विच रमेश टोल्ड यू, जिसके बारे में आपको रमेश ने बताया था, तो यहां पर जो प्रीपोजिशन लगने वाला अबाउट विच, तो यहां पर आ जाएगा अबाउट, अबाउट कहां लगाना है, यहां विच से पहले, तो इसका मतलब अपने इसकी अगर कॉपी करें, कंट्रोल एक्स करें, ऐसे कैसे उठा करके इसको यहां भी रख सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे भी अबाउट यहां आ गया, अबाउट विच रमेश टोल्ड यू। आई डोंट रिमेंबर द डेट विच यू वर मैरिड, मुझे वो डेट याद नहीं है जिस दिन आपकी शादी हुई, तो ऑन विच, तो यहां पर अपने क्या लगाना है, यहां पर अपने को ऑन लगाना है, तो क्या लगाएंगे, ऑन विच, तो विच से पहले ऑन लगा करके अपने जिस दिन आपकी शादी हुई तो ऑन यहां पर लगा दिया। द पोस्ट विच यू वांट टू अप्लाई इज ऑन एडॉक बेसिस, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, एक प्रीपोजिशन लगाना है, तो फॉर विच, जिसके लिए, तो यहां फॉर लग जाएगा प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन हमेशा क्या लग रहा है, विच से पहले लग रहा है। द ब्रीफ केस विच क्लोक वाज डैमेज्ड, ये लोक वाज डैमेज्ड है क्या, जिसका लोक डैमेज था, हैज बीन स्टोलन, वो चुराया जा चुका है, जिसका, तो यहां पर क्या लगाएंगे आप, प्रीपोजिशन यहां लगाएंगे ऑफ विच, क्या लगाएंगे, ऑफ विच, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन लग जाएगा, तो इस तरीके से आपको यहां पर ऑफ का यूज कर देना, कर दोगे ऐसे, ठीक है ना। तो आपको विच से पहले प्रीपोजिशन लगाना है, ना कि बाद में लगाना है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच इज यूज्ड फॉर द होल क्लास, सो वी डोंट यूज दैट इन दिस सेंटेंस। विच का प्रयोग जो है वो पूरे सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, ऐसे वाक्य जिसमें विच का प्रयोग पूरे सेंटेंस के लिए यूज किया जाए, वहां पर
हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे? ही किल्ड ऑल द एनिमल, उसने पूरे जानवरों को मार दिया। अब ये पूरा सेंटेंस है, इसके बारे में बात कर रहा है। विच वॉज क्रूअल एक्ट, वो क्या था? क्रूअल एक्ट था। क्रूअल एक्ट कौन सा था? पूरा जानवरों को मारना। तो यहां विच का प्रयोग किया गया, यहां दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। विच का प्रयोग होल क्लास के लिए, उस पूरे इस सेंटेंस के लिए विच का प्रयोग किया गया। सी सेज दैट सी इज ऑनेस्ट। अब देखो, सी सेज दैट सी इज ऑनेस्ट, वो कहती है कि वो मतलब ईमानदार है। अब पूरे सेंटेंस के लिए विच लगाया जा रहा है, तो विच इज नॉट ट्रू, यानी उसने जो बात कही ना वो सही नहीं है। तो यहां दैट नहीं लगा सकते आप, विच ही लगाएंगे अगर विच जो है वो पूरे सेंटेंस के लिए यूज किया जाए। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब वी यूज दैट, डोंट यूज व्हाट, यानी एंटीसीडेंट है। ये कहता है इफ देयर इज एंटीसीडेंट वी यूज दैट। दैट का प्रयोग कहां करते हैं? अगर एंटीसीडेंट है तो व्हाट नहीं लगाएंगे। व्हाट जो है वो थिंग्स और फैक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, या तो वस्तुओं के लिए या फैक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे व्हाट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। अब देखिए, व्हाट का यूज किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आए। तो ये व्हाट से पहले एंटीसीडेंट नहीं आया ना, तो यहां दैट नहीं लगाएंगे, व्हाट ही लगाएंगे। व्हाट ही टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट, जो आपको उसने बताया वो करेक्ट नहीं है, तो व्हाट से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। आई नो व्हाट यू वांट टू से, व्हाट से पहले फिर देखो नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो व्हाट ही लगाएंगे। नाउन प्रोनाउन होता है तो दैट लगाएंगे, ठीक है ना। इफ देयर इज एंटीसीडेंट वी यूज दैट, एंटीसीडेंट है तो ही दैट लगाएंगे। एंटीसीडेंट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, देखो व्हाट का प्रयोग फिर यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इनसे पहले एंटीसीडेंट नहीं है, और एंटीसीडेंट नहीं होता तो व्हाट लगाते हैं। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे इज ए सीक्रेट, कल जो मैंने आपको बताया वो सीक्रेट है। एंटीसीडेंट का मतलब उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं बट हु इज। अब ये जो बट जो शब्द आता है उसको भी कई बार क्या करते हैं, अपने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं बट को भी। हालांकि बहुत रेयर केस में इसका यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी बट को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? देयर इज नन बट अब्यूजेस हिम, देयर इज नन बट अब्यूजेस हिम, यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको वह गाली नहीं देता है। तो बट का मतलब ही डजंट अब्यूजेस हिम। यहां बट का मतलब क्या हुआ? बट का मतलब जो यहां पर हुआ, ही डजंट अब्यूज ही डजंट अब्यूज हिम। ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिए वो गाली नहीं देता। देयर इज नो प्रॉब्लम बट ही हैज अ सॉल्यूशन। यहां ये जो बट है, इस बट का अर्थ क्या हुआ? बट मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम दैट हैज नॉट एनी सॉल्यूशन। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो ध्यान देना है, यहां बट का जो मीनिंग है वो इस तरीके से हो जाता है, यानी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब बट हैज ए सॉल्यूशन बट अब्यूजेस हिम। बट को नेगेटिव सेंस के अंदर यहां पर यूज किया जाता है। तो बट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज यूजेस फॉर बोथ लिविंग। दैट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों नाउन्स के लिए, जो जिंदा है और जो निर्जीव है, दोनों के लिए, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, दोनों के लिए दैट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, आई हैव लॉस्ट द बुक यू गेव मी। आई हैव लॉस्ट द बुक। अब मैंने कहा था ना कि पहले एंटीसीडेंट हो, हैं, तो अपने क्या है, या तो विच लगाएंगे या फिर दैट लगाएंगे। तो एंटीसीडेंट हो तो अपने दैट लगाते हैं, एंटीसीडेंट नहीं हो तो व्हाट लगा सकते हैं। यहां दैट बुक है तो बुक निर्जीव है तो उसके लिए भी दैट का यूज किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमारा आंसर आया वो दैट आया। आई हैवंट रीड द मैगजीन, तो यहां मैगजीन लिखा है, मैंने वो मैगजीन नहीं पढ़ी है, तो मैगजीन वैसे निर्जीव है, फिर भी अपने यहां पर क्या लगा रहे हैं? दैट का यूज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट। तो हमारा आंसर आ गया दैट। तो मैगजीन भी निर्जीव। ही इज कंटेंट इज हैप्पी,
ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी। तो यहां पर ही दैट इज कंटेंट, वह है जो संतुष्ट है। तो यहां ही आ रहा है, ये लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए भी अपने दैट का यूज करते हैं। तो याद रखना, इसके लिए अभी आप क्या लगा देंगे, दैट इज कंटेंट इज हैप्पी, जो संतुष्ट है वो खुश है। तो इस तरीके से अपने ही का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए अनईजी लाइज द हेड, अनईजी लाइज द हेड, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। अनईजी उस दिमाग में रहती है जो क्राउन पहनता है, वो बेचैन रहता है। कहने का मतलब यहां पर भी अपने दैट का यूज करेंगे हेड के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर भी अपना आंसर कौन सा आया, दैट। तो दैट का प्रयोग कहां करते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों थिंग्स के लिए दैट का यूज किया जाता है। और दैट का यूज कहां करते हैं, देखिए दैट का यूज और भी करते हैं। बिफोर दैट वी डोंट यूज एनी प्रीपोजिशन, दैट से पहले कभी कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ, ठीक है ना। दैट से पहले कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, अगर लगाना ही है तो उससे पहले लगा दो बस। दैट से पहले नहीं लगेगा, दैट से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा, लगाना है तो लास्ट में लगाओ। वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, वो जिस होटल में रहता है उस होटल में रहता है। तो ये इन देखो कहां लग रहा है, कहां लग रहा है, इन लास्ट में लग रहा है ना। और दैट से पहले कहां, दैट यहां पड़ा है, देखो दैट से पहले कभी प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे विच से पहले इन विच लगता है, वैसे दैट से पहले। दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, तो ये प्रीपोजिशन जो लगेगा वो कहां लगेगा, लास्ट में लगेगा, ठीक है ना। ये दैट से पहले कभी नहीं लगेगा, ये याद रखना है। आई अंडरस्टूड द पॉइंट दैट यू आर हिंटिंग एट, तो ये जो दैट लगा उसके बाद आपको क्या लगाना है, एट। हिंट एट होता है, तो एट दैट नहीं लगा सकते। अगर कोई कहे ना कि एट दैट करो, तो एट दैट कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये याद रखना, एट दैट नहीं होगा। दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट, तो ये अबाउट यहां लगेगा, ना कि पहले लगेगा, तो ये भी याद रखना है। अबाउट दैट कभी नहीं लगाएंगे। ये जो दैट, अगर आपने दैट को रिलेटिव प्रोनाउन में यूज कर दिया तो दैट से पहले प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना है, दैट के बाद में ही लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो ध्यान रखना अपने को दैट ही यूज करना है, फिर हु और विच का प्रयोग नहीं करना है। रूल ये कहता है सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, ब्लैंक से पहले देखो मोस्ट पॉपुलर क्या है, मोस्ट इलोक्वेंट सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट, द ग्रेटेस्ट मैन, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। ईएसटी वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इसका मतलब यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है वो अपने को दैट लगाना है, हु या हुम का यूज आपको नहीं करना है। तो यहां क्या लगाएंगे आप, दैट। तो दोनों में ही आप क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। तो हमारे आंसर दैट आएंगे, ठीक है ना। हमारा आंसर यहां भी दैट आ गया और यहां भी हमारा आंसर दैट आ गया। कर लोगे ऐसे। तो इस तरीके से याद रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आप दैट लगा दो। दैट इज यूज्ड आफ्टर, दैट का प्रयोग और कहां करते हैं, देखो हु का कर दिया, हुम का कर दिया, विच का कर दिया, दैट का और कहां करते हैं प्रयोग, देखिए ऑल के बाद, एनी के बाद, एनीबडी, एनीथिंग, एनी वाले सारे हैं, नथिंग, ठीक है ना, लिटिल, समबडी, नन, नो वन, ये सेम प्लस नाउन आ जाए, ओनली प्लस नाउन आ जाए तो दैट लगाएंगे। याद रखना है इसको। कैसे, जैसे ऑल आ गया, ऑल के बाद क्या लगाएंगे, दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो ऑल आ गया, इसलिए हमने क्या लगाया, दैट। विच नहीं लगाएंगे, ऑल विच ग्लिटर्स इज गोल्ड, तो दैट ही लगाएंगे, ऑल आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देयर वॉज नन, नन आ गया ना, नन, नन आ गया तो दैट, कोई ऐसी चीज नहीं थी, दैट डिडंट सपोर्ट द कॉज, तो यहां पर क्या लगाएंगे, जो इस कारण को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो यहां पर भी आपने दैट लगाना है। कर दोगे ऐसे। तो इस तरीके से याद रखना है दैट का यूज कहां करना है आपको, ठीक है। जैसे इट इज फॉर नथिंग,
इट इज फॉर नथिंग, यहां लिखा इट इज फॉर नथिंग, नथिंग आ गया ना तो दैट लगाएंगे। आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, तो ये देखो नथिंग, नो वन जो भी आ जाए तो यहां लगाएंगे दैट का प्रयोग, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा दैट। इट इज नथिंग दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मैंने कोशिश नहीं की, तो यहां विच नहीं लगाना है। यहां देयर स्पेलिंग रॉन्ग है, देयर इज मच, या मच आ गया ना, मच के बाद भी दैट ही लगाएंगे। देयर इज मच दैट ही नीड्स, तो यहां पर भी आपका आंसर क्या आएगा दैट ही नीड्स, क्योंकि मच आ गया इसलिए दैट का यूज करेंगे। देयर वॉज नॉट एनी, देयर वॉज नॉट एनी, एनीथिंग, एनीथिंग लिखा था, एनी नहीं है ये, देयर वॉज नॉट एनीथिंग, देयर वॉज नॉट एनीथिंग जब आ जाता है तो अपने दैट लगाते हैं, तो यहां आंसर जो हमारा आने वाला है वो क्या आएगा दैट ही आएगा। देयर वॉज नॉट एनीथिंग दैट कुड बी फॉलो, जिसकी फॉलो नहीं किया जा सकता हो, तो यहां पर भी दैट लगा देंगे। देयर वॉज समबडी, यहां समबडी आ रहा है, देखो समबडी आ गया, इसका मतलब दैट लगाएंगे, समबडी आ गया तो भी अपने यहां पर क्या लगाएंगे दैट का यूज करेंगे, यहां पर आप दैट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर दैट लगाना है, कर दो कैसे, तो इस तरीके से दैट का भी ध्यान में रखना है। और देखिए देखो समबडी हो ही गया, हमारा जो रूल है उसको फॉलो हमने कर दिया। दिस इज द सेम गर्ल, अब जो सेम प्लस नाउन, सेम प्लस नाउन है, सेम के बाद में गर्ल आ रहा है, नाउन आ रहा है, इसका मतलब दैट लगाएंगे। दिस इज द सेम गर्ल दैट वी मेट यस्टरडे, है तो यहां हु वी मेट, गर्ल को देख करके हु लगा दो तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, है। आप ये सोचते हैं कि पर्सन आ गया, गुरुजी ने बताया था पर्सन के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दिस इज द ओनली गर्ल, देखो ओनली के बाद में फिर नाउन आ रहा है, ठीक है ना, ओनली के बाद नाउन आ रहा है ना, इसलिए अपने क्या लगाएंगे दैट सिक्योर्ड मोर देन, तो यहां पर भी आप दैट का यूज करेंगे, कर लोगे ऐसे, तो इस तरीके से आपको दैट का यूज करना है। ओके, अब आप देखिए दैट इज यूज्ड आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगर हु और व्हाट ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो इनके बाद दैट ही लगाएंगे। इससे कोई मान लीजिए कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप ये सोचें कि वहां पर ऑब्जेक्ट की जगह खाली है, WH भर दें तो गलत हो जाएगा। व्हाट इज दैट, व्हाट से शुरू हो रहा है ना, WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना, तो यहां क्या लगाएंगे, फिर यहां आप दैट ही लगाएंगे। व्हाट इज दैट यू कांट सॉल्व, ऐसी कौन सी चीज है जो आप हल नहीं कर सकते, तो दैट। व्हाट इज देयर, अब ये देखो व्हाट लगाया हुआ है, लगाया हुआ ना व्हाट लगाया हुआ है, तो व्हाट इज देयर वहां कहां है, दैट आई कांट सी, जिसको मैं देख नहीं सकता, तो यहां दैट, तो यहां पर भी आपने क्या लगा दिया दैट लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ये WH वर्ड से हु एम आई, देखो हु लगा रखा है, मैं कौन हूं, दैट आई शुड केयर फॉर, हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर, कि आप, मैं ऐसा कौन हूं, मैं आपके लगता ही क्या हूं जिसकी आपको देखभाल करनी चाहिए, तो यहां दैट का यूज करेंगे। हु वाला सेंटेंस जो है उसमें दैट, हु वॉज देयर दैट यू वर टॉकिंग विद, तो यहां पर भी आप ये यू छोटा आएगा, याद रखना है, तो दैट यू वर टॉकिंग विद, आपका आंसर जो है हु को देख करके, ये जो हु आया उसको देख करके आपका आंसर क्या आ जाएगा दैट आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब WH वर्ड वाला सेंटेंस हो तो उसमें दैट लगाएंगे, बाकी सारे नियम उसमें फिर फेल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ द एंटीसीडेंट इज पर्सन प्लस एनिमल, अगर या तो पर्सन आ जाता तो आपको पता है क्या लगाते हैं, हु हुम हुज लगाते हैं, या पर्सन प्लस थिंग हो, एनिमल हो या फिर पर्सन प्लस थिंग हो, पर्सन प्लस एनिमल भी होता है, पर्सन प्लस थिंग भी हो सकता है, तो आपने दैट लगाएंगे, फिर कंफ्यूज नहीं होना कि हु लगाएंगे, हुम लगाएंगे, हुज लगाएंगे, दैट ही होता है। बॉय एंड हिज डॉग, ये देखो यहां पर्सन भी है और जानवर भी है, दोनों है ना, तो इसलिए अपने क्या लगा देंगे, आंसर अपना आ जाएगा दैट। द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड द टेंपल वर कॉट बाय द पीपल, तो यहां दैट लगाएंगे, फिर यहां क्या लगाएंगे दैट। द लेडी एंड हर कैट, देखो दो, लेडी जानवर है, कैट लेडी पर्सन है और कैट क्या है जानवर है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहां पर भी दैट का यूज करेंगे, ठीक है ना, यहां पर भी आप दैट का यूज कर देंगे। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि दैट को आपको कहां लगाना है, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सेम एंड सच वी यूज एज और दैट, देखो सेम के बाद और सच के बाद, ये दो ऐसे हैं जिसके बाद या तो एज लगाओ या फिर दैट लगाओ,
और कोई प्रीपोजिशन उसमें नहीं लगेगा। कैसे? दिस इज द सेम, अब ये सेम आ गया ना, ठीक है ना। सेम के बाद यहां या तो आपका आंसर आएगा एज, फेलो के बाद विच नहीं लगाएंगे, या फिर आप लगाओगे दैट, ठीक है ना। माई बुक्स आर सेम, माई बुक्स आर सेम एज योर्स, सेम दैट योर्स, तो यहां सेम आ गया तो या तो लगाओ एज या लगाओ दैट, आपका आंसर एज और दैट में से एक होगा। His reply was such as we never expected, सच के बाद क्या लगाओगे? एज, सच के बाद भी एज ही लगाना है आपको। तो आपके आंसर क्या आ रहे हैं? एज या दैट। तो इस तरीके से आपको ये करना है कि जब सच और ये होते हैं तो उसके बाद आप दैट ही लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की जगह जब अगर हम बात करते हैं तो कई बार सेंटेंसेस में कोमा लगे होते हैं और कई बार कोमा नहीं लगे होते हैं। तो कोमा का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी ध्यान देना है आपको। कोमा लगाने की बात, रिलेटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट कोमास। तो जैसे माई फ्रेंड, कोमा लगा दिया, हु लिव्स इन अमेरिका हैज सेंट मी ए कैमरा, मेरा मित्र जो अमेरिका में रहता है। देखो कोमा लगाने के बाद ये हो गया कि मेरे वाला वो मित्र जो अमेरिका में रहता है। तो यहां जिसके अंदर कोमा लगा गया है, यहां पर जो हु वाला वाक्य है वो प्रिंसिपल क्लास है। वो कौन सा क्लास है? प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे उसको। अच्छा, माई फ्रेंड हु लिव्स, ये जो सेंटेंस है हु लिव्स इन अमेरिका, ये सेंटेंस की बात करते हो तो यहां प्रिंसिपल क्लास हो गया। और यहां देखो यहां कोमा लगा हुआ नहीं, हु लिव्स इन अमेरिका, कोमा नहीं लगा हुआ यहां पर। तो ये कौन सा क्लास हो गया? एडजेक्टिव क्लास। उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लास। इसको एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। तो जिसमें कोमा लगा हुआ है वो आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, और जिसमें कोमा नहीं लगा हुआ उसको आप एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। ध्यान देना, द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे, देखो ये सेंटेंस कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा क्लास हुआ? प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्यों? क्योंकि कोमा लगा हुआ है तो प्रिंसिपल क्लास हो गया ना। अगर कोमा नहीं लगा हुआ होता, जैसे इसमें नहीं लगा, विच आई परचेज्ड यस्टरडे, सेम सेंटेंस है। द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे एक सेम सेंटेंस है ना। तो इस सेंटेंस का कोमा नहीं लगा हुआ तो इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास। तो ये भी याद रखना है कि एडजेक्टिव क्लास कौन सा होता है? बिना कोमा वाला होता है कि कोमा वाला होता है। तो कई बार अपने गलती कर देते हैं, इस गलती का भी आपको ध्यान में रखना है। एक और बात बताते हैं अपने, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड पसेसिव केस। पसेसिव केस के जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर पसेसिव केस में आ जाता है, ध्यान देना है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले पसेसिव केस आता है तो वो कैसे लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। दीज आर चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शंस, गलत है, लिखा ना चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शन, एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस जो होता है वो गलत सेंटेंस होता है, ठीक है ना, गलत सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका सही नहीं है। तो सही कौन सा है? नीचे वाला, दीज आर द इंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन। अब इसमें चेयरमैन से इंस्ट्रक्शन को हमने क्या कर दिया? इंस्ट्रक्शंस ऑफ चेयरमैन कर दिया और उसके बाद दैट लगा दिया। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट है, ठीक है ना। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको एपोस्ट्रोफी एस वाला पसेसिव नहीं चाहिए। आपको कौन सा पसेसिव चाहिए? आपको कौन सा पसेसिव चाहिए? ऑफ वाला। जैसे ये आई वेंट टू सरलाज हाउस, देखिए हु, अब ये देखो ये बिल्कुल ही मॉडिफाई नहीं हो रहा है। हाउस के लिए विच आना चाहिए, सरलाज हाउस लिखा हुआ है ना, गलत है ये। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका गलत हुआ। और सेंटेंस सही कौन सा हुआ? फिर सेंटेंस आपका नीचे वाला सही होगा। कौन सा? ये आई वेंट टू द हाउस ऑफ सरला। पसेसिव केस इस तरीके से यूज करें तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो कई बार क्या है, आपको एरर फाइंड करनी हो तो एरर कहां फाइंड करेंगे? तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम, रीट के एग्जाम, आरएएस के एग्जाम, उन सब में क्या होता है? एरर फाउंड करना होता है। ओके, अब आगे देखिए, कई बार एंड और बट की बात आती है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं। ध्यान देना है, एंड अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है उससे पहले,
मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड लगा होता है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, तो फिर वो गलत होता है। कैसे? सुरेश इज ए गुड प्लेयर एंड हु इज माई क्लास फेलो, गलत है। एंड हु इज माई, ये गलत है, यहां एंड का यूज नहीं करेंगे। दिस इज अ गुड मैगजीन एंड विच शुड बी, ये गलत है। एंड विच शुड बी रेड बाय एवरीवन, ये भी गलत है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है, एंड विच शुड बी, एंड हु। दिस इज गुड कार बट विच इज वेरी कॉस्टली। आप देखो एंड और बट दोनों की बात हो रही थी, बट विच इज वेरी कॉस्टली, ये भी यहां पर गलत है। तो ये तीनों सेंटेंस जो है यहां गलत है आपके, क्योंकि यहां पर विच से पहले बट, यहां विच से पहले एंड, यहां भी उससे पहले एंड, गलत है ये सेंटेंसेस। तो इनका सही आंसर क्या होगा? फिर सही ये होगा जब एक से ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब ये वाक्य सही होता है। दिस इज द मैगजीन, यहां विच लगाया हुआ है, एक रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन देखो यहां लग रहा है ना, इसलिए यहां पर जो हम एंड लगा रहे हैं ये बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो दैट इज द मैगजीन विच इज रियली गुड एंड विच शुड बी, यहां एंड लगा सकते हैं, ये एंड कनेक्टिव के रूप में काम किया जा रहा है। यहां एंड कनेक्टिव के रूप में काम हो रहा है, वहां पर विच के पहले अगर एंड लगा देते तो वो कनेक्टिव के रूप में काम नहीं हो रहा, इसलिए सेंटेंस जो हो रहा था वो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो जब अपने फाइंडिंग एरर वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस बात के ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने बात करते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस that are used without any antecedent in the sentences because antecedent is included in these relative pronoun। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिसमें एंटीसीडेंट जो है अपने आप में ही शामिल होता है। कैसे? whatever, whatever का अर्थ क्या होता है? anything which, whichever का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ भी anything which होता है। whoever या whosoever, any person who या whomsoever, इसका अर्थ भी any person whom होता है। तो इनके मीनिंग देखते हुए आपको सही भरना है, तो कैसे भरेंगे आप सही? देखिए पहला क्वेश्चन, यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, तो यहां जो आंसर आएगा वट एवर यू लाइक। वट एवर का मतलब एनीथिंग विच यू लाइक, तो यहां पर जो आपका आंसर आ गया वट एवर आ गया, यानी यू कैन ईट वट एवर यू लाइक। यू कैन ईट, यू कैन टेक विच एवर, विच एवर भी हो सकता है, ऊपर वाले में विच एवर कह सकते थे, विच एवर यू लाइक, तो इसका अर्थ भी यही हुआ, विच एवर और वट एवर का दोनों का मीनिंग एक जैसा हो गया। आप कोई भी चीज ले सकते हो जो आप लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जॉइन्स अवर पार्टी इज वेलकम, तो आप यहां लिख सकते हैं हु एवर, तो क्योंकि सब्जेक्ट की जगह खाली आती है तो हु की बात करते हैं, तो हु एवर ज्वाइन्स अवर पार्टी इज वेलकम, जो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करता है वो वेलकम है उसका, तो हु एवर लगाएंगे। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो हु एवर आता है। आई शैल एम्प्लॉय यू आर रिकमेंड, यानी जिसको भी, जिसको के लिए हुम सो एवर आता है, यहां आ जाएगा हुम सो एवर। आप जिसका भी नाम रिकमेंड करेंगे उसको हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, तो यहां हुम से एवर की बात होती है। तो याद रखना ये हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन थे। तो कई बार क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाते भी नहीं है, तो इसको कहते हैं ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बैग दैट आई बॉट यस्टरडे, लिखा है ना, तो दैट को छोड़ भी सकते हैं, दिस इज द बैग आई बॉट यस्टरडे, ये सेंटेंस भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। द मैन हुम आई मेट यस्टरडे इज वेरी इंटेलिजेंट, या हुम लगा दिया लेकिन हुम को हम छोड़ भी सकते हैं, द मैन आई मेट यस्टरडे, ठीक है ना। ये सेंटेंस इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि द मैन आई मेट यस्टरडे इज वेरी, तो हुम और दैट को हम छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप दैट यू हैव ग्रेस्प्ड इट वेरी वेल। मुझे आशा है कि आपने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, मस्त रहें।